Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 4 of DSC Introductory Development Economics, Chapter 6 Strategies for Economic Development in LDCs. So let's start with next point of supply versus demand. What is the core debate in this part is that should development strategies prioritize increasing the supply of resources or the demand for them? डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज जो एलडीसीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज में अपनानी चाहिए उनमें क्या चीज प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सप्लाई को इंक्रीज करना किसी भी रिसोर्सेज का या फिर उसकी डिमांड को. दिस डिबेट एग्जिस्ट बोथ एट बोथ लेवल, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर ये एग्जिस्ट करती है कि क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज या फिर डिमांड. So let's see in this part क्या लिखा गया है. At micro level perspective पे कहा गया है supply siders और supply wallas by the economists ये advocate करते हैं for improvement in education and health. Improvement in education and health is focused by the supply siders or micro level perspectives by the economists of this supply siders. It emphasized key building more schools and clinics and increasing input flows. ये emphasize करता है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल और क्लिनिक बिल्ड किए जाने चाहिए और इंक्रीज इनपुट को इंक्रीज किए जाने चाहिए. किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए, फॉर प्रोड्यूसर्स हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड टेक्नोलॉजी. Believe that increased resource availability will lead to higher usage. इनका ये मानना है कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उनका यूजेस ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा. ये मानना है माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव के जो इकोनॉमिक है उनका मानना है कि अगर हम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे तो ये लेड करेगा उसके हायर यूजेज का. और डिमांड साइडर्स या डिमांड विलास ये क्या कहते हैं? ये आर्ग्यू करते हैं इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. इनका ये मानना है पहले डिमांड तो बढ़ाओ, पहले डिमांड इंक्रीज करो फिर कोई चीज की सप्लाई करना. सजेस्ट इंसेंटिव्स फॉर फैमिलीज टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल्स. ये सजेस्ट करते हैं एज ए इंसेंटिव फैमिलीज के लिए जिनमें चिल्ड्रन को स्कूल भेजा जाए, जैसे कि कैश इंसेंटिव्स, स्कूल लंचेस एंड रेजिंग फूड प्रोड्यूसेस फॉर फार्मर्स. अकॉर्डिंग टू देम कि इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. अगर डिमांड बढ़ेगी तभी स्कूल या क्लिनिक बिल्ड होने चाहिए. अगर बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए कैश इंसेंटिव, स्कूल लंचेस, ये ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए. ये बिलीव करते हैं दैट इंक्रीज डिमांड विल स्टिमुलेट सप्लाई. अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो वो सप्लाई को अपने आप स्टिमुलेट कर लेगी. ये डिमांड साइडर्स का मानना है. सप्लाई साइडर्स का ही हो गया, डिमांड साइडर्स का ही हो गया. नेक्स्ट मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? दैट मेन स्ट्रीम अप्रोच ऑफन एम्फसाइज सप्लाई साइड फैक्टर्स. जो मेन स्ट्रीम अप्रोच है वो सप्लाई साइड फैक्टर्स को एम्फसाइज करती है, जैसे कि फोकस करती है हम कैपिटल एक्यूमुलेशन पर, सेविंग इंकरेजमेंट पर और लेबर सप्लाई इंप्रूवमेंट्स पर थ्रू टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एजुकेशन. इस पर फोकस करती है ये कौन? मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव वाले. मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव्स जिनका है those who emphasize supply side factors. अदर जो है वो स्ट्रेस करते हैं एग्रीगेट डिमांड पर. एग्रीगेट डिमांड रिकमेंड एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को रिकमेंड करते हैं एग्रीगेट डिमांड पर इकोनॉमिस्ट दोज हु हैव मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव्स. Advocate for greater distributional equality to boost consumption demand and improve business confidence for investment. ये advocate करते हैं for greater distributional to boost consumption demand and improve business confidence. Greater distribution होना चाहिए equality का, जो कि boost करेगा हमारी consumption demand को. अगर equality से कोई भी चीज का distribution हो रहा है उससे हमारी कंजप्शन डिमांड बढ़ेगी और फिर उससे हमारे बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा हमें इन्वेस्टमेंट करने का. सो दैट विल
included in the aggregate demand from macro level perspective. Now, what is the paradoxical rules? पैराडॉक्सिकल रूल क्या है माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर कि डिमांड साइडर्स में फेवर रिड्यूस गवर्नमेंट रूल्स टू एनहांस प्राइवेट इंसेंटिव्स। जो डिमांड साइडर्स हैं वो फेवर करते हैं कि गवर्नमेंट का रोल है वो कम होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, जिससे प्राइवेट इंसेंटिव है वो एनहांस होता है। एंड सप्लाई साइडर्स टिपिकली सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोविजनिंग, और सप्लाई साइडर्स मेनली ये सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट प्रोविजंस को। जो गवर्नमेंट प्रोविजन करती है उनको सप्लाई साइडर्स सपोर्ट करते हैं। डिमांड साइडर्स कहते हैं गवर्नमेंट का रोल कम होना चाहिए ताकि प्राइवेट इंसेंटिव है उनको भी इनहांस होने का मौका मिले। और मैक्रो लेवल पर क्या है, मैक्रो लेवल पर ये सप्लाई साइडर ऑफन सीक टू रिड्यूस स्टेट इंटरवेंशन। अब मैक्रो लेवल पर जो सप्लाई साइडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो स्टेट इंटरवेंशन है वो रिड्यूस हो and boost saving and efficiency. Demand siders usually advocate for more government intervention through expansionary policies. अब डिमांड साइडर्स हैं वो यूजुअली एडवोकेट करते हैं फॉर मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड में माइक्रो लेवल पे था उसका अपोजिट है मैक्रो लेवल पे। जो सप्लाई साइड है वो तो इन लेस स्टेट इंटरवेंशन चाहता है और डिमांड साइड है वो मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहते हैं थ्रू एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अगर माइक्रो लेवल पर मैक्रो लेवल पर दैट इज द एग्रीगेट डिमांड लेवल पर अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा रहेगा तो उनकी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के थ्रू वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। इंटरकनेक्टेडनेस क्या है सप्लाई और डिमांड का, लेट्स सी दैट कि बोथ साइड्स are crucial at micro and macro level. Supply side and demand side दोनों माइक्रो और मैक्रो लेवल पर क्रूशियल है। वन मे बी मोर रेलिवेंट इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। एक है वो ज्यादा रेलिवेंट हो सकती है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, कोई भी एक, जैसे कि सप्लाई माइक्रो लेवल पे, डिमांड मैक्रो लेवल पे, ये ऐसे वेरी कर सकती है। फोकसिंग सोलली ऑन द सप्लाई साइड कैन वेस्ट रिसोर्सेज इफ नॉट यूटिलाइज्ड। अगर हम सोलली सप्लाई साइड पर ही फोकस करेंगे तो उसके कारण हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट हो सकते हैं अगर वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हुए। इंक्रीजिंग डिमांड डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू इफेक्टिव सप्लाई इंक्रीज थ्रू मार्केट फोर्सेस। अगर डिमांड में इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इफेक्टिव सप्लाई को लीड नहीं कर देगा थ्रू मार्केट फोर्सेस। इसके लिए भी इफेक्टिव सप्लाई के लिए भी कुछ अलग फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, ओनली डिमांड मैटर्स नहीं करता। ये इसमें कहा गया है, ये दैट इज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की बोथ साइड क्रूशियल है और अकेला सप्लाई साइड पे भी फोकस नहीं करना चाहिए और अकेला डिमांड भी सप्लाई के लिए इफेक्टिवली यूज नहीं है। रिस्क टू सोल फोकस, अगर हम सोलली फोकस करते हैं किसी एक पर तो इस पे रिस्क क्या है। मैक्रो लेवल पर एट मैक्रो लेवल एक्सक्लूसिव फोकस ऑन सप्लाई कैन लीड टू स्टेग्नेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। अगर मैक्रो लेवल पर हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली सप्लाई साइड पर फोकस करते हैं तो इसके कारण स्टेग्नेशन आ सकता है ड्यू टू इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। स्टेग्नेशन यू ऑल नो स्टेग्नेशन क्या है, उसके कारण सप्लाई साइड पर सिर्फ फोकस के कारण स्टेग्नेशन आ सकता है, जिसके कारण इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड ना होने के कारण मैक्रो लेवल पर अगर सिर्फ हम सप्लाई साइड पर फोकस करते हैं दैट कैन लीड टू स्टेग्नेशन। नेक्स्ट इज द एफर्ट्स टू इंप्रूव टेक्नोलॉजी माइट इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इफ नॉट पेयर्ड विद डिमांड ग्रोथ। अगर हम सिर्फ एफर्ट्स करें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए माइट इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकता है अगर इफ नॉट पेयर्ड विद डिमांड ग्रोथ, अगर डिमांड ग्रोथ वहां नहीं हुई तो दैट इज द रिस्क इफ वी सोलली फोकस ऑन सप्लाई और सोलली फोकस ऑन डिमांड साइड। क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं। वो क्या कहते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑफन डाउनप्ले एग्रीगेट डिमांड इश्यूज रिलाइंग टू हेवीली ऑन मार्केट सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मेनली डाउन प्ले करते हैं एग्रीगेट डिमांड इश्यूज को, रिलाइंग टू हेवीली, ज्यादा हेवीली मार्केट सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर फोकस रिलाई करके। अगर हम सिर्फ मार्केट सेल्फ एडजस्टमेंट, अगर कि मार्केट खुद ही एडजस्ट हो जाएगी, जितना सप्लाई होगा उतना, जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई हो जाएगा, जितना
सप्लाई करना है उतनी ही डिमांड आएगी। दैट इज कि मार्केट खुद ही सेल्फ एडजस्ट हो जाएगी मैकेनिज्म के लिए। डाउन ट्रेड एग्रीगेट डिमांड इश्यूज इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट कि दिस पर्सपेक्टिव नेग्लेक्ट दैट जो लॉन्ग रन इकोनॉमिक कंडीशंस है आर एवरेजेस फॉर शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन। जो लॉन्ग रन इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इस पर्सपेक्टिव को नेग्लेक्ट करता है कि एवरेज ऑफ शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिमांड फोकस। अगर हम डिमांड फोकस पर देखते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सोनली फोकस ऑन डिमांड, अगर हम सिर्फ सोनली डिमांड पर फोकस करते हैं तो ये क्रिएट कर सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर और राइज गवर्नमेंट डेब्ट अनलेस सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। अगर हम सिर्फ सोनली फोकस करते हैं डिमांड पर, इसके बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ सकता है और गवर्नमेंट डेब्ट भी इंक्रीज हो सकता है अनलेस अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर आर एड्रेस्ड। सो दिस इज फॉर द सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज वर्सेस प्रोडक्टिविटी। ये क्या कहता है, अर्ली डेवलपमेंट है वो फोकस करती है कि अर्ली इकोनॉमिस्ट ग्रोथ को एम्फसाइज करते हैं किसके थ्रू, अक्यूमुलेशन के थ्रू। They focus on mainly growth through capital accumulation, that is the resources versus productivity, and focus on increasing savings, investment and foreign aid rather than efficiency and technology change. जो अर्ली डेवलपमेंट है, अर्ली इकोनॉमिस्ट मेनली फोकस करते हैं ग्रोथ पर थ्रू कैपिटल अक्यूमुलेशन, और ये इंक्रीज करते हैं फोकस ऑन इंक्रीज सेविंग, अपनी सेविंग को इंक्रीज करने में, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने में, फॉरेन एड को ज्यादा अट्रैक्ट करने में, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन कि अपने एफिशिएंसी या टेक्नोलॉजी में चेंज करने के बजाय मेनली इस पर फोकस किया था अर्ली डेवलपमेंट में। और क्रिटिसिज्म ऑफ रिसोर्सेज अक्यूमुलेशन, अब ये रिसोर्सेज अक्यूमुलेशन है, इसका क्रिटिसिज्म है। ये क्या कहता है, क्रिटिक्स सच एज एस्ट्रेली, क्रिटिक्स जैसे कि एस्ट्रेली 2001 में आर्ग्यू करते हैं कि दैट दिस फोकस नेग्लेक्ट एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव्स, कि अगर हम सिर्फ रिसोर्सेज अक्यूमुलेशन पर ही फोकस करेंगे उसकी वजह से एफिशिएंसी और इंसेंटिव्स नेग्लेक्ट होते जा रहे हैं। हाई कैपिटल अक्यूमुलेशन डिड नॉट लीड टू हाई ग्रोथ। अगर हम हाई कैपिटल अक्यूमुलेशन करेंगे उसके कारण हाई ग्रोथ रेट नहीं बढ़ जाएगा, ड्यू टू लो एफिशिएंसी एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू टू लो एफिशिएंसी कम होगी और कैपिटल यूटिलाइजेशन भी कम होगा। डिबेट ऑन इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस पर भी डिबेट है, जबकि ऑनगोइंग डिबेट अबाउट वेदर रिसोर्सेज अक्यूमुलेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज मोर क्रूशियल टू पार्ट फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये डिबेट कहता है कि जो रिसोर्सेज अक्यूमुलेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो ज्यादा क्रूशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या फिर ग्रोथ अकाउंटिंग एक्सरसाइज अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई द रोल्स ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ यूजिंग इकोनोमेट्रिक टेक्निक। ये ग्रोथ है, ये काउंट करती है एक्सरसाइज जो अटेम्प्ट, ग्रोथ अकाउंटिंग एक्सरसाइज जो है अटेम्प्ट करती है टू क्वांटिफाई रोल्स को क्वांटिफाई करने में ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को using econometric techniques. Next is the East Asian NIC's controversy. ये क्या है, ये controversy क्या कहती है, that की intense debate regarding whether the rapid growth of East Asian newly industrialized countries was driven by factor accumulation और productivity growth. एक डिबेट है, इंटेंस डिबेट रिगार्डिंग की जो ये रैपिड ग्रोथ हुई है ईस्ट एशियन एनआईसी न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में, ये मेनली फैक्टर एक्यूमुलेशन के कारण हुई है या फिर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के कारण हुई है, ये एक डिबेट है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिविटी, कुछ कहते हैं फैक्टर एक्यूमुलेशन की वजह से, कुछ कहते हैं प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की वजह से। is the interconnectedness of resources and productivity. जो resources है productivity है, इनकी भी interconnectedness है जैसे supply और demand की भी। ये distinction है between resources accumulation और productivity growth is often overstated. इन दोनों के बीच में resources accumulation और productivity growth के बीच में जो distinction है इसको often ज्यादातर overstate कर दिया जाता है। Important complementarities exist between two. इनके बीच में इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन दोनों के बीच में, जो ओवर एम्फसाइज कर देती है ऑन वन कैन लीड टू पुअर ग्रोथ परफॉर्मेंस। ऐसे कि तुम्हारी वजह से पुअर ग्रोथ हुई, दूसरा कहता है तुम्हारी वजह से, मतलब रिसोर्सेज वाले कहते हैं प्रोडक्टिविटी की वजह से कम ग्रोथ हुई, प्रोडक्टिविटी वाले कहते हैं रिसोर्स अच्छी नहीं थी इसकी वजह से पुअर ग्रोथ हुई है। दैट ये ओवर एम्फसाइज कर देते हैं ऑन वन कैन लीड टू पुअर ग्रोथ परफॉर्मेंस।
रोल ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन का क्या रोल है कि कैपिटल अक्यूमुलेशन ड्राइव करता है टेक्नोलॉजिकल चेंज थ्रू स्केल इकोनॉमीज, लर्निंग बाय डूइंग। कैपिटल अक्यूमुलेशन टेक्नोलॉजिकल चेंज को ड्राइव थ्रू करता है थ्रू स्केल इकोनॉमीज और कहता है लर्निंग बाय डूइंग। करने से ही हम सीखेंगे, दैट इज द कैपिटल अक्यूमुलेशन जो आर्ग्यू करते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। अभी टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात तो हम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका ये इम्पैक्ट है जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंज है इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टमेंट पर। इसके कारण इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस होती है इनेबलिंग द यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। जो न्यू टेक्निक्स होती हैं उसको इनकी यूज को इनेबल करता है और न्यू गुड्स के प्रोडक्शन को भी टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण यूज में आते हैं। नेक्स्ट इज द नीड फॉर स्पेसिफिक मेजर्स। कुछ स्पेसिफिक मेजर्स की नीड है, वो क्या है? बोथ ही कैपिटल अक्यूमुलेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रिक्वायर्स टारगेटेड मेजर्स। दोनों के लिए कुछ टारगेटेड मेजर्स की नीड है। Importance of fostering research organization and favorable industrial relation to enhance technological responsive to investment। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनको फोस्टर करने की जरूरत है, उनको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। जो फेवरेबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उनको इन्हांस करने की जरूरत है थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्सिवनेस, जिनके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन सब की मेजर्स की, टारगेटेड मेजर्स की जरूरत है। नीड फॉर सम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत है। और buoyant aggregate demand to encourage investment in new technologies। aggregate demand, buoyant aggregate demand means large scale aggregate demand की जरूरत है जिसके कारण इन्वेस्टमेंट इनकरेज हो न्यू टेक्नोलॉजीज में। नेक्स्ट इज द प्राइमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है डेवलपमेंट में? जो अर्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन को और फोकस करते हैं इंस्टेड उनके नैरो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, मेनली इन पर फोकस करते हैं बजाय कि पॉलिसी मेकर्स इंस्टीट्यूशंस पर फोकस ना करके इन पर फोकस करते हैं। The next is the significance of institution and the need for institutional change is now widely recognized। जो इंस्टीट्यूशन का सिग्निफिकेंस है और इंस्टीट्यूशनल चेंज की जो नीड है अब वाइडली रिकॉग्नाइज की गई धीरे धीरे। शिफ्ट इन इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक थॉट में भी शिफ्ट आया। दैट की जो मैनी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैं वो अब व्यू करने लगे इंस्टीट्यूशन को एज अ फंडामेंटल डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस को एक फंडामेंटल डिटरमिनेंट की तरह देखा जाने लगा, रेदर देन की फोकस ऑन जो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो पर फोकस करने के बजाय इन पर ज्यादा फोकस किया गया। ग्रोइंग कंसेंसस बिफोर इम्प्लीमेंटिंग न्यू लिबरल रिफॉर्म्स। एक ग्रोइंग कंसेंसस ग्रो हो रहा था न्यू लिबरल रिफॉर्म के इम्प्लीमेंट होने से पहले। ये था इट इज क्रूशियल टू गेट द इंस्टीट्यूशंस राइट। ये क्रूशियल था इंस्टीट्यूशंस को राइट करने के लिए, गेट राइट करने के लिए, सच एज जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को स्ट्रेंथन करना, मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। ये कुछ सोर्सेस थे जो कि इंप्लीमेंट किए गए न्यू लिबरल रिफॉर्म्स के पहले। सो कंट्रोवर्शियल व्यू इंस्टीट्यूशनल चेंज, जो इंस्टीट्यूशनल चेंज हुआ है इस पे भी कंट्रोवर्शियल व्यू है। ये कहते हैं कि जो एक्सट्रीम व्यूज सजेस्टिंग दैट इंस्टीट्यूशन कैन बी इग्नोर्ड और दैट सर्टेन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस मस्ट प्रीसीड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज और अनवांटेड। जो एक्सट्रीम व्यूज हैं ये सजेस्ट करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कैन बी इग्नोर्ड, उन्हें इग्नोर किया जा सकता है और दैट की जो सर्टेन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं मस्ट प्रीसीड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आर अनवारंटेड। जो ज्यादातर ये इंस्टीट्यूशनल चेंज के कारण जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं ये अनवारंटेड है। कुछ कंट्रोवर्शियल व्यूज ये भी हैं इस पर कि ये इंस्टीट्यूशन चेंज कैन बी इग्नोर, इसे इग्नोर भी किया जा सकता है। और विद दिस द प्राइमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, sorry there is something. Next is that institutions are acknowledged as vital for effective government, market functioning and overall social, economic and political stability। जो इंस्टीट्यूशन है उनको acknowledge किया जाना चाहिए एज अ वाइटल
फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट एक्टिविटी, जो इफेक्टिव गवर्नमेंट एक्टिविटी के लिए इंस्टीट्यूशन को वाइटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज किया जाना चाहिए। मार्केट फंक्शनिंग, ओवरऑल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इंस्टीट्यूशन को भी वाइटल या फिर इंपॉर्टेंट एक्नॉलेज करना को नॉलेज माना जाना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को। डिबेट क्या है इंस्टीट्यूशनल चेंज पर की डिजायरेबिलिटी। चेंजेस लाइक एस्टेब्लिशिंग क्लियर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, चेंजेस जैसे कि जो क्लियर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स थे वो कॉम्प्लेक्स थे डिफाइन करने के लिए, और कैन बी अंडरमाइन बाय सोशल नॉर्म्स, और ये अंडरमाइन भी किए जा सकते हैं सोशल नॉर्म्स के द्वारा। सच चेंजेस जो हैं वो ऑल्सो हैव अनइंटेंडेड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, इनके अनइंटेंडेड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। That is the desirability of the debate on constitution institutional changes. Next is the feasibility. Feasibility क्या कहती है, जो implementing institutional change जो है, इंस्टीट्यूशनल चेंज को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये चैलेंजिंग हो सकता है। किसके लिए? पावरफुल ग्रुप्स जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को इफ दे परसीव थ्रेट। पावरफुल ग्रुप है, अगर उनको थ्रेट महसूस हुआ तो इन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को वो परसीव कर सकती हैं। इफ दे परसीव थ्रेट्स टू इंटरेस्ट, वो इनको ब्लॉक कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को। रिसेंट एग्जांपल है एक वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर का, कि शो दैट, ये शो करता है जो चेंज कैन अकर थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि चेंज जो है वो अकर हो सकता है डायरेक्ट इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में। नेसेसिटी क्या है, जो सोशल नॉर्म कैन शिफ्ट ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस और माइनर पॉलिसी, जो सोशल नॉर्म है वो शिफ्ट हो सकते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, माइनर पॉलिसी चेंजेस के कारण। एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, जो करप्शन लेवल है अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में बी इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल, जो उनका करप्शन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का वो इन्फ्लुएंस हो सकता है उनके इनकम लेवल से। अगर उनकी बहुत कम इनकम लेवल है तो वो कहीं ना कहीं करप्शन लेवल में ज्यादा आगे होंगे एज कम्पेयर टू जिनकी इनकम ज्यादा है। एंड वर्क हैबिट्स, उनकी वर्क हैबिट्स कैसी हैं, कैन बी अफेक्ट बाय वेज इंसेंटिव, वो भी इफेक्ट हो सकता है वेज इंसेंटिव से वर्क हैबिट। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल इकोनॉमिक इनसाइट। ये क्या कहता है, दैट गवर्नमेंट एक्शंस कैन अल्टर नॉर्म्स एंड बिहेवियर थ्रू मैकेनिज्म लाइक द स्टेटस क्वो इफेक्ट। जो गवर्नमेंट एक्शंस है ये अल्टर कर सकता है नॉर्म्स और बिहेवियर को, नॉर्म्स और बिहेवियर को अल्टर कौन कर सकता है, गवर्नमेंट एक्शंस थ्रू, किसके थ्रू, मैकेनिज्म लाइक स्टेटस क्वो इफेक्ट। स्टेटस क्वो इफेक्ट क्या है, कि जो जैसा है उसको वैसा ही उतना ही मिलेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो ए ग्रुप या ABC ग्रुप जो भी सर्विस में है, तो स्टेटस क्वो इफेक्ट का मतलब होगा जो जिस सर्विस पे है वही रहेगा, नो मैटर कि उसी सर्विस पे रहेगा, वो ना आगे प्रमोट किया जाएगा ना डिमोट किया जाएगा। स्टेटस क्वो इफेक्ट इज मेनली दैट कि जो जहां है वो वैसा ही रहेगा। इनकरेजिंग सेविंग थ्रू ऑप्ट आउट स्कीम्स, सेविंग्स को इनकरेज कर रही हैं थ्रू ऑप्ट आउट स्कीम। सिंपल इनोवेशन जैसे कि यूजिंग पिक्चर्स और बैलेट्स कैन इंक्रीज पार्टिसिपेशन रेट थ्रू अमंग द पुअर इन इलेक्शन। कुछ सिंपल इनोवेशन जैसे कि पिक्चर और बैलेट का इनोवेशन, जैसे अगर कोई भी इलेक्शन होता है, देखा होगा आपने हर पार्टी के आगे उसके सिंबल होते हैं, तो उसके कारण वो जो इलिटरेट पीपल हैं वो भी उनके सिंबल देखकर वोट कर सकते हैं। इसके कारण पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा अमंग द पुअर इन इलेक्शंस। दैट इज द सिंपल इनोवेशंस which can lead is to institutional changes। जो कंक्लूजन क्या है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस का, दैट कि प्रायर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आर नॉट एसेंशियल फॉर इम्प्रूव डेवलपमेंट परफॉर्मेंस। प्रायर पहले इंस्टीट्यूशनल चेंज था वो इतना एसेंशियल नहीं था डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। देयर इज अ लिमिटेड एविडेंस, कुछ लिमिटेड एविडेंस भी है जो सजेस्ट करता है सिग्निफिकेंट ग्रोथ सपोर्ट्स आर टिपिकली प्रेसिडेड बाय, कुछ एविडेंस है वो जो सजेस्ट करते हैं कि जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है ये सपोर्ट मेनली प्रिसीड हुई है बाय मेजर इंस्टीट्यूशनल चेंज के कारण ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। ये कुछ लिमिटेड एविडेंस के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे कि ब्रॉडविक 2007 में बताया गया है। With this, our last point, the primacy of institutions, ended here. With this, our chapter 6, strategies for economic development, ended here. So, if you understand anything from my video, please like, share, and subscribe.
And thank you for watching my video. Please like, share, and subscribe.